ये जो संरचना है इसको स्त्री सुकायक भी कहा जाता है। इसी को अपन मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। यही वो संरचना है जिससे कि स्त्री धानी का निर्माण होगा, जैसे अपन आर्किगोनियम कहते हैं। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि बीजांड के भीतर जो बीजांडकाय है उसकी एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक क्रियाशील रहता है। ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये अपना आकार बढ़ाकर अनेकों केंद्रकीय विभाजन करता है। मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, केंद्रकों का विभाजन होता है लेकिन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। मध्य में एक रिक्तिका रहती है और असंख्य केंद्रकों का निर्माण होता है। बाद में बाहर से भीतर की तरफ भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है, जिससे संपूर्ण संरचना कोशिकीय हो जाती है। ये जो कोशिकीय संरचना आपको नजर आ रही है इसको अपन स्त्री सुकायक या फिर इसी को अपन मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। इसकी तुलना अपन जो आवृत बीजी होते हैं उनके एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष से भी कर सकते हैं। तो आवृत बीजियों में और अनावृत बीजियों में ये फर्क होता है कि जो आवृत बीजी होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जबकि जो अनावृत बीजी है जैसे साइकस है, साइकस अनावृत बीजी है तो उसमें अभी निषेचन हुआ नहीं है, परंतु निषेचन से पूर्व ही ये जो एंडोस्पर्म समान संरचना है इसका निर्माण हो चुका है। तो अब इस स्त्री सुकायक की कोई कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करेगी। अपन देखते हैं कि किस तरीके से स्त्रीधानी बनाती है। देखें जरा, ये जो स्त्रीधानी ये कोई कोशिका है स्त्री सुकायक की जो स्त्रीधानी प्रारंभिक की तरह कार्य कर रही है। इस कोशिका का केंद्रक बड़ा हो जाता है, जीव द्रव्य सघन हो जाता है। यह स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। इसमें सबसे पहले परिणतिक विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका बाहर की ओर और एक कोशिका अंदर की ओर बनती है। जो बाहर की ओर कोशिका होती है उसे अपन प्राथमिक आवरण कोशिका, और जो भीतर की तरफ कोशिका बनती है उसे अपन प्राथमिक केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल कहते हैं। ये जो आवरण कोशिका है जो बाहर की तरफ बनी है जिसे अपन प्राथमिक आवरण कोशिका कहते हैं, इसमें एक उदग्र विभाजन होता है यानी वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब जो दूसरा विभाजन होगा वो पहले विभाजन के समकोण पर होगा, यानी पहला विभाजन इस तरीके से हुआ है तो दूसरा इस तरीके से होगा। तो परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं जो होती हैं वो बन जाती हैं। ये चारों कोशिकाएं ग्रीवा कोशिका कहलाती हैं। ये स्त्रीधानी की ग्रीवा का निर्माण करती हैं। ये जो नीचे वाली कोशिका है जिसे अपन केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल कहते हैं, अब इसमें विभाजन होता है और इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। एक तो होती है अंडधा नाल केंद्रक और दूसरा होता है अंड केंद्रक। इन दोनों का निर्माण होता है और इन दोनों केंद्रकों के मध्य में कोई भित्ति नहीं बनती है। तो अपन ने देखा ये स्त्रीधानी का निर्माण हो चुका है जिसमें ग्रीवा है और अंडधा है। ये फूली हुई संरचना अंडधा कहलाती है, ये ग्रीवा कहलाती है। अंडधा के भीतर एक अंड कोशिका है और एक अंडधा नाल केंद्रक है। ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये 2 स्त्रीधानियां जो हैं वो अपन को नजर आ रही हैं। अब इसके पश्चात जो होगी वो निषेचन की प्रक्रिया होगी। आप देखें जो नर युग्मक थे जो अपन ने देखे थे, चल प्रकार के नर युग्मक बनते हैं साइकस में, तो वो पराग प्रकोष्ठ से होते हुए स्त्रीधानी के भीतर प्रवेश करेंगे। स्त्रीधानी के भीतर प्रवेश करने के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया जो होगी वो संपन्न हो जाएगी और निषेचन होने के पश्चात निषेकांड का निर्माण हो जाएगा। अब इसके आगे देखें अपन निषेकांड से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये देखें अपन, ये एक जाइगोट है जो निषेचन के पश्चात बना है। अब इससे भ्रूण का निर्माण होगा। ये जो है निर्माण ये स्त्रीधानी के भीतर यानी इसके अंडता के भीतर ही हो रहा है। ये अपन देखें किस प्रकार से हो रहा है कि शुरू में ये जो जाइगोट है ये अपना आकार सबसे पहले बढ़ाएगा और उसके पश्चात उसके केंद्रकों में विभाजन होगा। ये जो केंद्रक में विभाजन होंगे ये फ्री न्यूक्लियर प्रकार के डिवीजन होंगे, अर्थात केंद्रकों का तो विभाजन होगा परंतु भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं अगले चित्र में कि मध्य में एक रिक्तिका निर्मित हो गई है, परिधि की तरफ जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में अनेकों केंद्रक जो हैं वो व्यवस्थित हैं। केंद्रक ही केंद्रक है परंतु अपन को कहीं पर भित्ति नजर नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से 128 से लेकर करीबन 256 तक मुक्त केंद्रकों का निर्माण
हो जाता है। एक सल्सिनेलिस ऐसी प्रजाति है जिसमें 512 तक मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसमें आगे अपन देखते हैं, इसके बाद जब ये मुक्त केंद्र की स्थिति बन जाती है, कुछ समय बाद परिधि से लेकर केंद्र की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ होता है और सारा भाग जो है वो कोशिकीय हो जाता है। ये देखें आप ये वाला चित्र, तो ये जो अवस्था होती है इसको इसमें अपन देखें ऊपर का हिस्सा जो है वो अभी मुक्त केंद्र की है और नीचे की तरफ जो है वो भित्ति का निर्माण हो चुका है, तो नीचे का भाग जो है वो कोशिकीय हो चुका है। इस अवस्था को अपन प्रो एम्ब्रियो स्टेज या प्राक भ्रूण अवस्था भी कहते हैं। इस प्राक भ्रूण अवस्था के पश्चात अपन देखते हैं कि ये 3 भागों में बटी हुई है। देखें अपन इसका धीरे धीरे किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके 3 भाग होते हैं। एक जो ऊपरी भाग होता है जो बीजांड द्वार के निकट होता है उसको अपन चूषकीय भाग कहते हैं। ये ऊपरी भाग चूषकीय भाग कहलाता है। ये मध्य वाला भाग जो होता है ये निलंबक कहलाता है। निलंबक जो होता है वो लंबा होता है, कुंडलित होता है और परिवर्धित होते हुए भ्रूण को भ्रूणपोष में गहराई तक ढकेल देता है। और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो भ्रूण कहलाता है। अब आगे चल के जब भ्रूण जो होता है वो डेवलपमेंट और करता है तो भ्रूण से प्रांकुर, ये प्रांकुर है जिससे कि तना बनता है, ये मूलांकुर है जिससे जड़ बनती है और ये बीजपत्र है, इनका निर्माण हो जाता है। ये कभी कभी जो होते हैं वो 3, वैसे तो 2 बीजपत्र बनते हैं, पर कभी कभी जैसे सल्सिनेलिस प्रजाति है तो उसमें 3 बीजपत्र भी उपस्थित हो सकते हैं। साइकस में कई भ्रूण बन सकते हैं, लेकिन जो भी हो एक ही परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। अब अपन देखें कि इसके बीज की संरचना किस प्रकार की होती है। ये देखें इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी बीज की होती है। ये जो बीज होता है ये बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होकर ये देखें ऊपर की ओर प्लूम्यूल जो है प्रांकुर है वो तना बना रहा है, नीचे की तरफ ये रेडिकल जिसे अपन मूलांकुर कहते हैं ये जड़ बना रही है। ये जो बीज पत्र वाले भाग हैं जब तक पत्तियां विकसित नहीं होती हैं तब तक यही जो छोटा पादपक होता है उसको पोषण देने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात अपन देख सकते हैं छोटे से प्लांट का डेवलपमेंट हो चुका है साइकस के पादप का। तो इस तरीके से जो साइकस के बीज होते हैं उनमें प्रसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है और ये इस तरीके का जो अंकुरण होता है वो हाइपोजियल प्रकार का होता है। हाइपोजियल मतलब ऊपरी भूमिक प्रकार का जो अंकुरण होता है वो उसमें पाया जाता है। अब अपन ने इसका जीवन चक्र देखा। अब अपन इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये देखें आप जरा, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। अब साइकस का पादप, जैसा मैंने आपको बताया कि साइकस एक लिंगाश्रयी पादप है, अर्थात नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है। नर पादप पर जो पत्तियों के मध्य में शीर्ष भाग पर नर शंकु का निर्माण होता है और मादा पादप के ऊपर शंकु न बनकर शंकु के स्थान पर केवल गुरु बीजाणु पर्ण बनती हैं। जो शंकु होता है, शंकु में मैंने आपको बताया था कि मध्य में अक्ष है, उसके चारों तरफ लघु बीजाणु पर्ण है और लघु बीजाणु पर्ण में नीचे की तरफ लघु बीजाणु धानियां लगी हुई हैं जो कि अंडाकार आकृति की है। वो जो लघु बीजाणु धानी है उनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। यहाँ तक की जो अवस्था है वो 2n है, मतलब द्विगुणित है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे लघु बीजाणु बनेंगे। ये जो लघु बीजाणु हैं ये क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बने हैं इसीलिए ये n प्रकार के होते हैं, जबकि लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n प्रकार की, यानी ये बीजाणु उद्भिद पीढ़ी है और ये युग्मक उद्भिद पीढ़ी चल रही है। इसी तरह से अपन मादा में देखें तो मादा में जो वो पत्तीनुमा भाग अपन ने देखा था जिसको अपन गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, उस पर जो बीजांड पाया जाता है, बीजांड को ही गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तक 2n अवस्था है, परंतु इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो गुरु बीजाणु बनते हैं, जैसा अपन ने देखा था कि चतुष्क बनता है, 4 में से 3 विघटित हो जाते हैं और केवल एक ही फंक्शनल या क्रियाशील रहता है। तो ये जो गुरु बीजाणु है वो अगुणित प्रकार का है। अब मादा में गुरु बीजाणु बन चुके हैं, नर में जो है वो पुमणु बन गए हैं। अब ये जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु में परिवर्धन से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, जबकि गुरु बीजाणु जो होगा गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या स्त्री सुकायक का निर्माण होगा। स्त्री सुकायक में स्त्री धानी बनेंगी, स्त्री धानी में अंड बनेगा और जो नर युग्मकोद्भिद है उसके अंदर जो नर युग्मक होते हैं वो जो चल प्रकार के हैं उनका निर्माण होगा। अब दोनों में जब निषेचन होगा तो n नर केंद्रक, n अंड, n के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से बनेगा 2n। तो अब ये
यहाँ आ गया निषेकतांड 2n है, तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी समाप्त हो गई, बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो गई। निषेकतांड जो है वो अंकुरण करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण जो है भ्रूण से बीज बनता है, बीज अंकुरण करके साइकस के पादप का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये साइकस का जीवन चक्र समाप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।